प्रेप की पहली क्लास है कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्या हो, जीव एंड समष्टि जो हमारा चैप्टर है, इसमें सारी चीज़ें हम अच्छे से देखेंगे, याद करेंगे। सबसे पहले जीव, जीव क्या होता है? एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जीव। अब एक जीवों का, ऑर्गेनिज्म का समूह जब हो जाता है तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। और जीव और पर्यावरण जब आपस में तालमेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। अब एक समुदाय क्या होता है? अलग अलग जीवों का, पॉपुलेशनों का जो समुदाय है, यानी कि उनका साथ रहना अलग अलग जातियों का, उसे हम समुदाय बोलते हैं। पॉपुलेशन जातियों का साथ रहना समुदाय। पॉपुलेशन में क्या होता है? पॉपुलेशन में हम भौगोलिक क्षेत्र में वे जीव का समूह जो भौगोलिक क्षेत्र में क्या कर सकता है? वो प्रजनन कर सकता है, आपस में संसाधन यूज़ करता है और प्रतिस्पर्धा करता है, ठीक है ना? उसे हम पॉपुलेशन में ये सारी चीज़ देखते हैं और उसमें हम जन्म दर और मृत्यु दर निकालते हैं, ठीक है ना? बर्थ रेट कैसे निकालते हैं? टोटल वैल्यू को जो हम उसमें जितने भी जन्मे बच्चे हैं उनसे जब हम भाग लगा देते हैं। और डेथ रेट में भी ये करते हैं, टोटल मरे हुए लोगों को मतलब टोटल बचे हुए लोगों को, मरे हुए जो मान लो जैसे 20-40 फल मक्खी हैं और उसमें से 4 मर गई है, तो इन दोनों का भाग लगाएंगे तो हमारा डेथ रेट आ जाएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर आयु पिरामिड क्या होती है? जिसमें हम सबसे नीचे जो होता है हमारा क्या होता है? पूर्व प्रजननीय अवस्था होती है। फिर उसके ऊपर एक पिरामिड है ऐसे करके, सबसे बड़ा जो होता है जिसमें बच्चे जो जन्म लेंगे, बच्चे जो जन्म करेंगे, यानी कि लिए हैं, है ना? वो होती है पूर्व प्रजननीय अवस्था, ठीक है? प्रजननीय लोग जो अभी हैं, ठीक है ना? जो प्रजनन करने वाले हैं, और पश्च प्रजनीय जो कि यानी कि बूढ़े लोग हैं, ऐसे हम मान सकते हैं, ठीक है? तो पहले वो बच्चे, फिर उसके बाद बच्चों के बाद जवान लोग और फिर उसके बाद बूढ़े लोग, ऐसे कह सकते हैं। यानी कि पूर्व प्रजनीय अवस्था कौन है? जो बच्चे लोग हैं, और वो सबसे अधिक होंगे। तो यहाँ पर जो आयु पिरामिड है वो बढ़ता हुआ आएगा, लेकिन स्थिर में कब हो जाएगा? जब पूर्व प्रजनीय और प्रजनीय लोग जो होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, तो अब जब स्थिर हो जाएगा। और घटता हुआ क्रम क्रम जब हो जाएगा जब ये पूर्व प्रजननीय लोग जो होंगे, बच्चे लोग जो होंगे वो कम हो जाएंगे, युवा जो हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे, तो वो घटता क्रम होगा। कुछ परिस्थितियों में गैर संख्या गिनना असंभव होता है या अर्थहीन होता है, जैसे कि पार्थीनियम, जैसे गाजर घास है, वो बड़ा सा विशाल बरगद का पेड़ है, तो उसका जो है ना हम उससे नहीं निकाल सकते, संख्या से नहीं निकाल सकते हैं, है ना? कुल संख्या से, पॉपुलेशन से हम नहीं निकाल सकते कि उसकी पॉपुलेशन गाजर घास की बहुत सारी है और बरगद का बीज भी है, पेड़ बेचारा एक है, तो उससे हम नहीं, क्योंकि बरगद का पेड़ एक है लेकिन वो बहुत सारी एरिया की जगह घेर रहा है, तो उस वक्त पर हम क्या निकालते हैं? उस वक्त पर हम बायोमास, जैव भार या फिर प्रतिशत आवरण, जिसे हम परसेंट कवर बोलते हैं, वो निकालते हैं, ठीक है ना? इन दोनों का हम यूज़ करते हैं, यानी कि हम हमेशा जो है हम संख्या से चीज़ों को नहीं निर्धारित कर सकते हैं, हम बायोमास और परसेंट कवर भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना? अब पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो किस पे निर्भर करेगी? देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बढ़ानी है तो जन्म दर ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना? और प्रवासन होना चाहिए, तो इससे क्या होगी? पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, प्रवासन, इमिग्रेशन। लेकिन उत्प्रवासन, अगर कहीं माइग्रेशन कर रहे हैं, बंदे जा रहे हैं इधर देश छोड़ छोड़ के, तो उससे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, और मृत्यु दर जब बढ़ जाएगी तो उससे भी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। वृद्धि मॉडल क्या होता है? जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक होता है और एक काल्पनिक होता है। इसको हम, एक को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, एक को बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। 4 घातांक की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या है? जिसमें संसाधन क्या हो? असीमित हो, बहुत सारे संसाधन हो, कोई सीमित ना हो, यानी सीमित वो ना हो, असीमित हो। तो उस पे जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी एन का और हमारा जो टाइम है उस पे जब हम ग्राफ देखते हैं तो वो जे आकार का सीधा बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है ना? और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डी एन बटे में डी टी इज इक्वल टू में आर एन के बराबर आता है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर कोई कैप जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है वो नहीं होती है। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल वो होता है जो हमारा है वास्तविक, और इसमें सीमित क्या होते हैं? संसाधन होती है और आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, और इसका जो एन बाई टी का ग्राफ है वो एस बनता है। और एस क्या दर्शाता है? कि यहाँ पर एक उस पर जाकर, एक वक्त पर जाकर जो हमारी डेंसिटी है वो क्या हो जाती है? नियत हो जाती है, ठीक है ना? एस आकार का ग्राफ आता है, और डी एन बाई डी टी क्या हो जाता है? आर एन ब्रैकेट में हमारे के माइनस एन बटे में के आता है, ठीक है ना? के माइनस एन बटे में के, हमारा ये फॉर्मूला लॉजिस्टिक ग्रोथ का बनता है, और इसे याद रखना है हमारा क्या?
जो हमारा एस आकृति का जो बन रहा है वो है हमारा dn बटे में dt का ग्राफ, वो Rn अंडर ब्रैकेट k माइनस एन बटे में k बनता है। एक बार जो प्रजनन करने वाले होते हैं, है ना, उसे वो कौन से जीव होते हैं जो सिर्फ ज़िंदगी में एक बार प्रजनन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि प्रशांत सालमन मछली और बांस। ये दो हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं। प्रशांत शांत मछली बोल लो, प्रशांत सालमन मछली, है ना, और वो बांस होते हैं। अधिक संख्या में जो बच्चे, अधिक संख्या में जो प्रजनन करते हैं, ठीक है ना, वो कौन सी होती है, वो ऑस्टर्स और पेलाजिक फिश ये सब हमारी करती है, तो बहुत सारे अंडे पैदा कर देती है बच्चे, है ना। कौन से, ऑस्टर्स और पेलाजिक फिश। सहोपकारिता क्या होती है, सहोपकारिता जिसमें दोनों का फ़ायदा होता है। सहोभोजिता सहभोजिता, एक का फ़ायदा और एक का कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे सहोपकारिता में लाइकेन हो गए, ठीक है, माइकोराइज़ा हो गए, पॉलिनेशन हो गया, फिग एंड वास्प हो गया। लाइकेन में क्या होता है, जो कवक है और किसके साथ जुड़ता है, शैवाल के साथ जुड़ता है। माइकोराइज़ा में क्या होता है, कवक और पाइनस का जो है उसकी जड़ जो होती है वो आपस में जुड़ते हैं। पॉलिनेशन में क्या होता है, कीट और पौधे आपस में एक दूसरे का फ़ायदा पहुंचाते हैं। फिग एंड वास्प में अंजीर और जो मधुमक्खी है वो आपस में दिखाते हैं, ठीक है ना। छद्म मैथुन सेक्सुअल डिसीट क्या होता है, एक हमारा बम्बल बी और एक हमारा ऑफिरीस, और ऑफरीज का जो प्लांट है उन दोनों में देखा जाता है। गॉस कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहलाता है कि दो जो जाति अगर एक ही संसाधन के ऊपर जीवित हो तो अनंत काल तक एक साथ नहीं रह सकती, कमज़ोर प्रजाति ख़त्म हो जाएगी। संसाधन विभाजन जो है, रिसोर्स पार्टनरशिप क्या होता है, ये एक साइंटिस्ट ने दी थी। इसमें कहा था कि पार्टनरशिप में ये काम कर रहे हैं दो जीव, और ये गैलप जो हमारा जो एक गैलापागोस द्वीप है उसमें देखने नहीं, ये मार्क मैकार्थर जो हमारे थे साइंटिस्ट, मैकार्थर ने क्या देखा कि वागर्स की जो 5 प्रजाति हैं वो एक ही पेड़ पर ज़िंदा है। क्यों, क्योंकि उन्होंने शिकार की जो आदतें हैं उसको बदल दिया, टाइम को बदल कर वो आपस में क्या कर रही है, उस संसाधन से ज़िंदा हैं अभी भी, ठीक है ना। और गैलापागोस द्वीप पर एक आता है एग्जाम्पल, बकरियों का आना, जिससे एबिंडन कछुए जो है वो विलुप्त हो जाते हैं, तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। मोनार्क तितली क्या है, मोनार्क तितली एक ऐसी तितली है जो अपनी केमिकल एक ऐसा प्रोड्यूस करती है जिससे उसका स्वाद खराब हो जाता है, और ये प्रीडेटर से बचने के लिए करती है। कैलोट्रोपस जो है, कैलोट्रोपस एक तरह मदार जिसे हम कहते हैं कैलोट्रोपस, ये एक जहरीला एक प्लांट है ना, जहरीला कार्डियम ग्लाइकोसाइड्स बनाता है, जहरीला एक पदार्थ बनाता है कैलोट्रोपिस, इससे पशुओं से बचा जाता है ना, इसको पशु ताकि खाए ना इसको। सहभोजिता वही, एक का फ़ायदा एक का नुकसान। ऑर्किड और मैंगो इसकी एग्जांपल है। बर्निकल और अच्छा, वर्निकल और वेल, ये दोनों एग्जांपल है, वेल के ऊपर रहती है। बगुलर मवेशी और समुद्री एनीमोन और क्लोन मछली, ये भी इसके क्या है, एग्जांपल हैं। अंतरा जातीय परभक्षिता क्या है, एक का नुकसान और एक का कुछ नहीं, ठीक है ना। जैसे कि कौन सा हमारा अंतर जातीय परभक्षिता, जैसे कि हमारा पेनिसिलिन, पेनिसिलियम कवक है जो पेनिसिलिन बना रही है, उसको पेनिसिलिन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो बैक्टीरिया को मार रहे हैं, ठीक है ना। तो एक का तो नुकसान है और एक का कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कवक का सीधा कोई लाभ नहीं होता। ब्रूड पैरेटिज्म किस में देखा था, ब्रूड जहाँ भी आता है पैरेटिज्म में तो वो हमारा कौवा और कोयल के बीच में देखा जाता है। अब हम देख रहे हैं दूसरा चैप्टर, जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, और साथ में सेल के भी कुछ सवाल देखेंगे, इन दोनों के सवाल देखेंगे ना टॉपिक कैसे पढ़ते हुए। कॉकरोच, कॉकरोच और जितने भी हमारे जो कीट है वो उसका जो बाह्य कंकाल है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है ना। अब ये काइटिन के बने होते हैं, इसका बाह्य कंकाल जो होता है काइटिन का बना है, और ये जो कॉकरोच है ना, ये काइटिन के बाह्य कंकाल को क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट्स बोलते हैं, स्क्लेराइट्स। अब ये स्क्लेराइट्स जो होते हैं 3 भाग में विभाजित होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, टर्गिट्स, स्टर्नाइट्स और प्लूराइट्स, ठीक है ना। स्टर्निट्स जो होते हैं, स्टर्निट्स जो होते हैं वो हमारे कहाँ रहते हैं, वो डॉर्सल में रहते हैं, डॉर्सल में। टर्गिट्स कहाँ रहते हैं, डॉर्सल में। स्टर्नाइट्स जो होते हैं वो वेंट्रल में रहते हैं, और प्लेराइट्स जो होते हैं वो हमारे क्या कहते हैं, लैटरल में रहते हैं। ये हमें चीज़ इसकी स्थिति याद रहनी चाहिए स्क्लेराइट्स की, जो हमारा
काइटिन युक्त भाग कंकाल है। और ये जो स्क्लेराइड्स है ये आपस में ये जो भाग बन रहे हैं ये सब आर्थोडियल मेम्ब्रेन द्वारा क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल रूप से जुड़े होते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन है जो इन सबको जोड़े रहती है वो कौन सी, आर्थोडियल मेम्ब्रेन्स के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। कॉकरोच काइटिन युक्त भाग कंकाल है जिसको स्क्लेराइड्स बोलते हैं। 3 भाग में विभाजित होता है। पहला हमारा क्या है, डेंड्राइट्स टारगेट्स है जो कि हमारे डॉर्सल में रहते हैं, ठीक है ना। डॉर्सल में हमारे क्या रहते हैं, हमारे टर्गाइट्स रहते हैं। स्क्लेराइड्स हमारे क्या होते हैं, वेंट्रल में रहते हैं। और प्लूराइड्स हमारे वेंट्रल में लेटरल में रहते हैं। वेंट्रल में स्टेनाइड्स रहते हैं। ये 3 चीज़ें आर्थोडियल मेम्ब्रेन स्क्लेराइड्स आपस में फ्लेक्सिबल रूप से जुड़े होते हैं। आर्थ्रोपोड्स कंकालीय कंकाल है, खुला परिसंचरण रहता है, याद रखना है। और ये कैसा होता है, ऑर्टा से डायरेक्ट हमारा कहाँ जाता है, जो हमारी हीमोकॉइल है उसमें खून जाता है। और ये खून जो होता है, वो रक्त जो होता है वो कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट से मिलकर बना होता है। यानी यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं रहती है। और इसका मतलब रक्त जो है वो किसका परिसंचरण नहीं करेगा, ऑक्सीजन और CO2 का नहीं करेगा। तो ये हीमोलिम्फ द्वारा जो है, रक्त जो है हीमोलिम्फ द्वारा आगे शरीर में जो हार्ट है उसके द्वारा भेजा जाता है। और हार्ट जो होता है वो 13 चैम्बर का रहता है और ये सीधा लगा रहता है, हमारा मिड डॉर्सल लाइन में लगा होता है, हमारा 13 चैम्बर का रहता है। और ये इसके अगल बगल में 12 जोड़ी जो होता है एल्डरी मसल भी होती है। 12 जोड़ी क्या होती है, एल्डरी मसल हृदय के दोनों तरफ कीप आकार की लगी होती है। क्या है, आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र है। हृदय और जो कॉकरोच की बात करें तो उसमें हृदय 13 चैम्बर का रहता है। अगल बगल में 12 हमारी क्या लगे, एल्डरी मसल लगी रहती है। और ये हृदय जो होता है वो कैसे पंप करता है, वो ऑर्टा में डायरेक्ट पंप करता है। ऑर्टा में कहाँ जाता है, हीमो सील में जाता है, हीमो कॉइल में जाकर क्या होती है, इसमें जो होती है वो रक्त हीमोलिम्फ कहलाता है। हीमोलिम्फ आपस में जो होता है ऊतक और उसमें जो होता है रक्त प्रवाह करता है, ठीक है ना। ऊतक भी ऐसे पड़े रहते हैं हर सब में। श्वसन जो होता है वो ट्रैकियल ट्यूब्स द्वारा होता है, क्योंकि रक्त के द्वारा तो नहीं हो सकता, तो ट्रैकियल ट्यूब्स इनमें कॉकरोच में रहती है। तो हीमोग्लोबिन नहीं है कि तो रक्त द्वारा भी CO2 O2 का आदान प्रदान नहीं होता है। कॉकरोच में मशरूम ग्लैंड होती है जो कि नर में होती है। और नर में क्या करती है, ये शुक्राणु का निर्माण करवाती है और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करवाती है और यूरिक एसिड का भी निर्माण करवाती है। और ये कहाँ होती है, ये स्थित होती है 6 से 7वीं उदर खंड में। नर में होती है हमारी मशरूम ग्लैंड, कहाँ उपस्थित होती है, 6 से 7वें उदर खंड में। और ये क्या करवाती है, यूरिक एसिड, स्पर्म का निर्माण और हमारी क्या करवाती है, स्पर्म को पोषण। कॉकरोच के मेल में बिडर्स कैनाल होती है। बिडर्स कैनाल क्या करवाती है, वृक्क के अंदर होती है और शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है। कहाँ होती है, किडनी के अंदर होती है और ये शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है। बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल ये भी नर में रहती है। और मशरूम ग्लैंड भी ये भी नर में रहती है। ये दोनों क्या काम कर रही है, शुक्राणुओं से रिलेटेड काम कर रही है। बिडर कैनाल्स कहाँ रहती है, वृक्क में रहती है। फ्रॉग की बात करें तो 2 तरह के पोर्टल सिस्टम होते हैं। पोर्टल सिस्टम कौन कौन से होते हैं, 2 तरह के, वो एक होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और एक होता है हमारा रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक तो मनुष्य में ही पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, आहार नाल से यकृत में खून जाता है। लेकिन रीनल में क्या होता है, जो कि सिर्फ फ्रॉग में होता है, जो निचले जो हमारे पैर है ना, उससे सारा रक्त जो है किडनी में आता है। किडनी और निचले अंगों के उसमें ये एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बनाता है और फिर ये रक्त आगे जाता है हार्ट में। मेंढक जो होता है हाइबरनेशन करते हैं कब, जब विंटर होता है। और एस्टिवेशन कब करते हैं, जब जब हमारी गर्मियों का मौसम होता है, ठीक है। काइटिनियस गिजर्ड, अब ये गिजर्ड जहाँ भी है ना तो समझ जाओ ये पेशणी है, पीसने का काम कर रही है। और ये 6 दांत होते हैं कॉकरोच के अंदर, काइटिनियस गिजर्ड वाले, काइटिन युक्त 6 दांत रहते हैं, भोजन को पीसते हैं। और ये कहाँ कहाँ का भाग है, फोरगट का भाग है। मिड गट और हिंड गट ये बाद में आते हैं, ठीक है ना। कॉकरोच में 10 जोड़ी स्पाइरिकल्स रहते हैं। स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, 10 जोड़ी, ये श्वास रंध्र होते हैं जिसको नियंत्रित कौन करता है, स्पिंक्टर्स करते हैं। अब बस ये चीज़ याद रखती, कॉकरोच जो होते हैं ना ये सांस कैसे ले रहे हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स होती है। अब इसमें एक और चीज़ है, श्वास रंध्र, इनमें जो ट्रैकियल ट्यूब्स है मान लो उसमें तो जा रही है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, रंध्र होते हैं, श्वास रंध्र होते हैं। इसको हम 10 जोड़ी ट्रैक्यूल्स बोल रहे हैं, स्पाइरिकल्स बोल रहे हैं। स्पाइरिकल्स को कौन कंट्रोल करता है, स्पिंक्टर्स करते हैं। स्पिंक्टर्स क्यों करते हैं, क्योंकि जल की हानि ना हो, इससे बचने के लिए। अगर स्पिंक्टर्स नहीं होगी तो जल का बहुत ज़्यादा हानि होगी, शरीर से पानी निकल जाएगा। इस वजह से स्पिंक्टर्स जो होते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं। 10 जोड़ी इसको कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे स्पाइरिकल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये 10 जोड़ी कहाँ स्थित होते हैं, 2 जोड़ी
हमारे थोरैक्स में रहते हैं और 8 जोड़ी एब्डोमेन में रहते हैं, ठीक है ना। कॉकरोच में श्वास रंध्र होते हैं जिन्हें स्पाइरिकल्स बोलते हैं, 10 जोड़ी रहते हैं, इन्हें कंट्रोल स्फिंक्टर्स करते हैं और ये 2 जोड़ी थोरैक्स में होते हैं और 8 जोड़ी कहाँ रहते हैं, हमारे एब्डोमेन में रहते हैं। ये श्वास नलिकाएं आगे जाकर इनसे जो स्पाइरिकल्स है उससे श्वास नलिकाएं विभाजित होती है, ट्रैक्यूल्स बनाती है यानी पतली पतली शाखाएं, और ये इनमें ट्रैक्यूलर फ्लूइड भरा होता है और इन्हीं ट्रैक्यूल्स से ही वास्तविक विनिमय जो है CO2 O2 का एक्सचेंज डिफ्यूज़न होता है। ऊथिका क्या है, ऊथिका जो होती है वो कोलेस्ट्रियल ग्लैंड द्वारा मतलब क्लोस्ट्रियल ग्लैंड द्वारा निर्मित होती है ऊथिका, और ये किस में होती है, ये हमारी फीमेल्स में रहती है, फीमेल कॉकरोचेस में रहती हैं और औसतन ये 9 से 8 ऊथिका रहती है और जिसमें 14 से 16 अंडे होते हैं और ये कैसे रंग के होंगे, भूरे रंग के होंगे, भूरे रंग के तो है हमारे कॉकरोच। कोलेस्ट्रियल ग्लैंड द्वारा, ये हमें याद रखना है, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स का नाम आया है, एक तो मशरूम ग्लैंड्स है, ठीक है, एक आगे कोलेस्ट्रियल ग्लैंड आ गए, एक कैनाल आई थी, बिडल कैनाल्स आई थी, तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लूइडिटी क्या होती है, तरलता, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर जो प्रोटीन की जो प्रोटीन का जो झिल्ली के अंदर पार्श्व गति है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी, तरलता कहते हैं। प्रोटीन का मेम्ब्रेन के अंदर घूमना फिरना, ठीक है ना, यानी कि गति करना। मेटासेंट्रिक क्या होती है कि मेटासेंट्रिक गुणसूत्र वो होते हैं जो बीच में बिल्कुल क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है और यहाँ पर जो आकार बनता है वो वी आकार का बनता है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, बीच से थोड़ा हट के रहता है, तो यहाँ पर जो आकार बनता है वो कैसा बनता है, एल आकार बनता है, ठीक है ना, एल आकार बनता है, मुड़ जाती है वी से थोड़ी सी, ठीक है ना, सब मेटासेंट्रिक। और तीसरा जो गुणसूत्र है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक मतलब की है कि आखिरी अंत से थोड़ा पीछे यानी अंत के पास, एक अत्यंत छोटी हो जाएगी, एक बड़ी हो जाएगी, तो इसमें जो शेप बनता है वो जे आकार का बनता है, एक बड़ी और एक छोटी, ठीक है ना। और जब ये बिल्कुल ही लास्ट में लग जाएगा अंत पर तो उसे टिलोसेंट्रिक बोलते हैं, सेंट्रोमियर जब लग जाता है तो उसमें क्या होता है, आई शेप बनती है और एक बहुत ही छोटी हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये आई शेप बिल्कुल सीधा बन जाएगा। सेल में राइबोसोम एस क्या होता है, राइबोसोम एस से 70S होता है, एक 80S होता है, 70S में क्या होता है 50 और 30 होता है, 80S में क्या होता है 60 और 40S होता है। तो यहाँ पर एस स्वीडबर्ग इकाई है और ये जो एस होती है वो किसको दिखाती है, वो दर्शाती है घनत्व को और आकार दोनों का मापन करते हैं, यानी एस से क्या होता है, घनत्व और आकार का मापन किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं है ना वो किस ग्रुप में होते हैं, तो वो सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के रूप में होते हैं और ये बाहरी सतह पर ही तो होंगे, सेल मेम्ब्रेन तो बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। सेंट्रियोल जो है उसमें जो अरेंजमेंट होती है 9+0 होती है, उसका जो संगठन होता है, और उसमें इसमें जो हब होता है, हब जो होता है और स्पोक होता है, हब जो होता है वो केंद्रीय भाग को कहते हैं और जो हमारा स्पोक है वो प्रोटीन युक्त तंतु जो होते हैं उससे हम स्पोक कहते हैं, ठीक है। हब हमारा केंद्रीय भाग और जो स्पोक है वो हमारे तंतु होते हैं। 9+0 संगठन होता है सेंट्रियोल में, ठीक है ना। सीलिया फ्लैजिला में 9+2 संगठन होता है और ये जो होते हैं सभी तरह की गति आगे पीछे सारी गति करवाते हैं, एक दिशा में नहीं, ऐसा ये नहीं कह सकेंगे, नहीं कहते इसमें। सैटेलाइट जो गुणसूत्र क्या होते हैं, वे जिनमें क्या होता है रंग नहीं चढ़ता है जिसे हम नॉन स्टेनिंग बोलते हैं, और सैटेलाइट जो होते हैं वो द्वितीय संकीर्ण से बनते हैं, द्वितीय संकीर्ण से बनते हैं और इन सैटेलाइट का यूज़ होता है फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, और ये नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं, ये भाग नहीं लेते कोड आउट करने में। काइनेटोक और सेंट्रोमियर के क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, क्या होते हैं, ऊपर स्थित एक डिस्क होती है काइनेटोकोर की, डिस्क आकार के होते हैं और प्रोटीन संरचना होती है ये काइनेटोकोर, ये सेंट्रोमियर के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। एक तो सेंट्रोमियर हो गया, ये जो एक्सोन सूत्र इसके बीच में लगा होगा और इसके ऊपर एक डिस्क आकार की संरचना को काइनेटोकोर कहा जाता है। गोल्जी एपरेटस क्या होता है, इसमें एक सिस और एक ट्रांस होती है स्थिति। सिस में क्या होता है, ये स्टार्टिंग एंट्री गेट होता है और ट्रांस का एग्जिट गेट होता है। ट्रांस से क्या होता है, ट्रांस से अंतः कोशिकीय लक्ष्यों और यह जो कोशिका के बाहर जो होता है स्रावण होता है किसका, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का, ठीक है। और ये गोल्जी एपरेटस को क्या बोलते हैं, एक तरह की पैकेजिंग और डिस्पैचिंग पैकेजिंग सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। किसको, गोल्जी एपरेटस को क्या बोलते हैं, पैकेजिंग सेंटर, पैकेजिंग करवाता है ये प्रोटीन्स को और लिपिड्स को ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड में, ठीक है ना।
कॉकरोच में मोज़ेक विज़न होता है। मोज़ेक विज़न मतलब कि जिसकी रेज़ोल्यूशन क्या होता है, हाई होता है, लेकिन हमारा रेज़ोल्यूशन लो होता है, सेंसिटिविटी हाई रहती है। कॉकरोच में फीमेल में जेनिटल पाउच रहता है, वो कहाँ स्थित होता है, 7वें 8वें 9वें जो हमारा एक तो टर्गा है और एक स्टर्ना, स्टर्ना में होता है, ठीक है ना, बोट शेप का। इस 7वें 8वें 9वें स्टर्ना द्वारा बने होते हैं ये जेनिटल पाउच, और ये इसका शेप कैसा होता है, बोट शेप होता है। अभी हमने इतनी चीज़ें देखी।